गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का अंतिम पाठ प्रकाश। प्रकाश में देखिए क्या है। प्रकाश जो पाठ है कक्षा 8 का पाठ नंबर जो भी है पाठ नंबर है 13 और ये प्रकाश समझ में आ रहा है। प्रकाश के अंदर हमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो देखिए बेटा, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। सबसे पहले आपकी आंखें देखती कौन है? आंखें। आंखें किस उपस्थिति में देखेगी? प्रकाश की उपस्थिति में। पर ध्यान रखना बेटा, प्रकाश भी है और आंखें भी है तो आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? कैसे? जैसे आप एक टॉर्च लीजिए और सीधा फोकस दीजिए, सामने भैंस है। क्या है? भैंस है। अब आप भैंस को कैसे देख पाएंगे? आपका दिया हुआ प्रकाश भैंस से टकराकर वापस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ भैंस है। इसलिए आंखें होना और प्रकाश होना पर्याप्त नहीं है इसके लिए, वस्तुओं को देखने के लिए। इसलिए प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश को दृश्य बनाती है। तो पहली जो घटना है वो क्या है बेटा? प्रकाश परावर्तन। प्रकाश की पहली घटना क्या है? प्रकाश परावर्तन। क्या है? प्रकाश परावर्तन। तो देखिए, हम प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन कहते हैं। क्या समझ में आया बेटा? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन। अब आगे देखिए परावर्तन के नियम। तो देखिए, इससे पहले चित्र से समझिए। ये आपका कोई बिंदु है, तल समतल है, इधर से एक प्रकाश की किरण आती है और ये टकराकर पुनः इसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन। तो ये आपकी आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण यानी आती हुई किरण। ये आपकी परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण का मतलब लौटती हुई किरण। अब आप क्या करेंगे? इसमें यहाँ से चाप काटेंगे, ऐसे चाप काटेंगे और जहाँ चाप कटता है वहाँ एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे। अभिलंब डालने के बाद इसके दो कोण बनेंगे, एक ये और एक ये। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इस कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये घटना क्या है? परावर्तन। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि दिया हुआ फोकस उस वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में आता है जब हमें वस्तु दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। तो हमने क्या लिखा? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। जैसे आप ये चित्र बनाएंगे। फिर आगे जो पॉइंट है बेटा वो है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम। तो देखिए बेटा, परावर्तन के क्या नियम है? नियम नंबर 1, पहली आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। दूसरी परावर्तित किरण तथा
दोनों के मध्य तथा दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब, दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब एक ही तल पर होता है। अभिलंब एक ही तल पर होता है। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। इसे समझिए। आपतित यानी आती हुई आपतित किरण, परावर्तित यानी जाती हुई दोनों किरण, तथा इन दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब, हमेशा डाला गया अभिलंब एक ही तल पर होता है। ये वो तल है जहां पर बनता है। इसके बाद बेटा दूसरा नियम है परावर्तन का। कौन सा नियम है? दूसरा देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं जो आपकी बुक में अच्छे से दिए हुए हैं, चित्र बनाया हुआ है। आप इसे आराम से याद कर लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? परावर्तन समझ में आ गया। आगे देखिए परावर्तन के प्रकार। ठीक है, पहला जो प्रकार दिया है, पहला प्रकार है बेटा नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा को आराम से सुनिए और आप लिख लीजिए साथ के साथ। समझ में आ रहा है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है तो नियमित जाती हुई प्राप्त होती है। इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? देखिए कैसे। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है तो ऐसे नियमित रूप से जाती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है आपका विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं बेटा? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है तो चारों तरफ विसरित हो जाती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है तो चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है, फैल जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। तो आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है आपका परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने नाई की दुकान में देखा होगा कि आपके पीछे आपकी बहुत सी शक्लें दिखाई देती है। अपन कटिंग वटिंग कराने जाते हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो हम इस परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक प्रतिबिंब आपने यहाँ रख दिया है और जस्ट इसके सामने एक प्रतिबिंब इधर रख दिया है, तो आप यहाँ कोई सिक्का रखेंगे तो वह सिक्के का फोटो इसमें दिखाई देगा। इसमें दिखाई दे रहा है ना ये, और ये दोनों इसमें दिखाई देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। समझ में आ गया? इसका उपयोग जैसे आगे लिखा हुआ है
बहुप्रतिबिंब या बहुमूर्तिदर्शी बनाने में किया जाता है। अब बहुप्रतिबिंब का अर्थ आप समझ गए, बहुत सारे प्रतिबिंब, एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। जैसे इधर के ये दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, अब आप यहाँ पे एक और लगा देते हैं तो ये इधर 2 के 4 दुगने दिखाई देंगे। एक साथ कितने दिखाई देंगे? दुगने दिखाई देंगे। तो हम परावर्तित प्रकाश से पुनः परावर्तन करवा के परावर्तित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बहुप्रतिबिंब। क्या कहते हैं? बहुप्रतिबिंब या बहुमूर्तिदर्शी। इसके बाद आगे जो टॉपिक दे रखा है आपका वो है प्रकाश के कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश के कितने रंग होते हैं? वैसे यह टॉपिक दे रखा है सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन, श्वेत है या रंगीन। तो देखिए टॉपिक है आपका सूर्य का प्रकाश। टॉपिक क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे लिखा है ये श्वेत है या रंगीन। तो आप बेटा यहाँ तक आपके बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है न तो श्वेत है और न ही रंगीन है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? कितने रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में? 7 रंग। ये जो श्वेत प्रकाश किरण देख रहे हैं, इसका एक प्रयोग किया था न्यूटन ने। उसने एक पारदर्शी माध्यम से इसे गुजार कर देखा था, तो उसको 7 रंग प्राप्त हुए। कितने रंग प्राप्त हुए? 7 रंग। लेकिन वो लालच में आ गया और उसने एक और उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा ये लगाया प्रिज्म, और इसको दोबारा 7 रंगों को भेज के देखा, तो इधर उसे एक श्वेत रंग का ही प्रकाश किरण प्राप्त हुआ। तो उसने नोट डालकर लिख दिया बेटा कि सूर्य का प्रकाश केवल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपके ये बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपको पता लग गया कि कितना बड़ा है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? केवल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो टॉपिक दे रखा है वो है हमारे नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना। तो आप देखिए बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा देखिए मानव नेत्र कैसा है अपना। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 8वीं के हिसाब से बहुत छोटा सा है, वैसे 10th में भी है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप 10th क्लास का 11वां पार्ट मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार खोलकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ नेत्र की पूर्ण कार्यविधि अच्छे से बिल्कुल छोटे टुकड़ों में समझाई गई है। फिर भी आप यहाँ देखिए मानव नेत्र कैसा है। तो देखिए मानव नेत्र का ये नामांकित चित्र है। आप नामांकित चित्र देखकर बना सकते हैं कि सर ने कैसे बनाया। तो इसके लिए देखिए ये इधर से इस तरह निकला होता है और ये वाला भाग इस तरह मिलता है, ये वाला भाग इधर मिलके ये इधर आ जाता है। अब आप जो इसमें देख रहे हैं उसमें ये वाला भाग आपका स्वच्छ मंडल कॉर्निया है। क्या है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया। इसके पीछे एक गहरा डायाफ्राम होता है, पेशीय डायाफ्राम होता है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस। ये जो भाग है इसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। ये जो बीच वाला भाग है इसमें काचाभ द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है? काचाभ द्रव। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये दरक तंत्रिकाएं हैं। इन्हें आप पक्षाम्बी पेशियां या दरक तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दरक तंत्रिकाएं। अब आप इसे अच्छे से देखिए कि हमारा ये जो आँख है कैसे कार्य करता है। आप एक दूसरे की आँख में आँख डालकर देखिए। एक सफ़ेद भाग है, इस सफ़ेद भाग में एक काला भाग है, इस काले भाग में एक और काला भाग है। तो जो काला भाग है ये स्वच्छ मंडल कॉर्निया है,
इसके अंदर जो काला भाग है वो आपका नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस। तो देखिए सबसे पहले जो प्रकाश की किरण है वो किधर से आती है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया से। तो यहाँ आप कार्यविधि में कैसे लिखेंगे बेटा? परितारिका और पुतली। तो देखिए प्रकाश जो पहले आंख में प्रवेश करता है वो हमारी पुतली से नियंत्रित होता है। हमारी पुतली प्रकाश को नियंत्रित करती है। नियंत्रित प्रकाश स्वच्छ मंडल कॉर्निया से प्रवेश करता है और जैसे ही कॉर्निया से प्रकाश में प्रवेश करता है तो ये अपवर्तित होता है और अंदर प्रवेश करता है। तो आगे चलने पर एक पेशीय डायाफ्राम की बनी हुई एक संरचना आती है जिसे हम परतारिका कहते हैं। और ये परतारिका क्या काम करती है? ये पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। पुतली ने जितना प्रकाश भेजा है उस प्रकाश को नियंत्रित करके कौन करती है? परतारिका। और ये परतारिका प्रकाश को कहाँ डालती है? नेत्र लेंस पे डालती है। और नेत्र लेंस इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? यहाँ रेटिना पर। रेटिना पे क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पे क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। और जैसे ही ये प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो इससे लगी हुई ये जो दरक तंत्रिकाएं हैं ये एक मैसेज उत्पन्न करती है, एक संदेश उत्पन्न करती है। और ये संदेश कहाँ जाता है बेटा? मध्य मस्तिष्क को। कौन से मस्तिष्क को जाता है? मध्य मस्तिष्क को जाता है। और मध्य मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गई कार्यविधि? अब आप इसे शॉर्ट में बिल्कुल लिखेंगे कैसे, तो आप अच्छे से दोबारा सुनिए, आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? पुतली से नियंत्रित प्रकाश स्वच्छ मंडल कॉर्निया से प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम की एक संरचना होती है जिसे परतारिका कहते हैं। परतारिका स्वच्छ मंडल से आए हुए प्रकाश को नियंत्रित करती है। नियंत्रित प्रकाश कहाँ आता है? नियंत्रित प्रकाश रेटिना पे नेत्र लेंस पे आता है। और नेत्र लेंस इस प्रकाश का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। और जब प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो रेटिना से लगी दरक तंत्रिकाएं इन आवेगों को मध्य मस्तिष्क को भेज देती है और मध्य मस्तिष्क इन आवेगों की व्याख्या करता है और हमें वस्तु बराबर दिखाई देती है। तो आप बिल्कुल छोटा सा है, आप मानव नेत्र की कार्यविधि इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मानव नेत्र द्वारा सर्वाधिक सुविधाजनक पढ़ने की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा कि अगर हम अपनी किताब को आँखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ते हैं तो हमारी आँखों में और सर में कोई तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर हम 25 सेंटीमीटर आगे से पढ़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है और जिसके कारण सर दर्द हो सकता है या आँखों की रोशनी में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, यानी थोड़ी हमारी दृष्टि इधर उधर हो सकती है, हमें चश्मा चढ़ सकता है। तो हमें अपनी पुस्तक को अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। समझ में आ गए? अधिकतम आपकी दूरी कितनी भी हो सकती है, जहाँ तक आपको दिखाई देता है वहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका मोतिया बिंद। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता है बेटा? वयोवृद्ध अवस्था। वयोवृद्ध अवस्था का मतलब है बुढ़ापे में नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है।
वयोवृद्ध अवस्था में नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके बाद जो आपका नया अगला जो टॉपिक है वो है नेत्रों की देखभाल। कौन सा टॉपिक है? नेत्रों की देखभाल। अब आप देखिए नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे नेत्र हमारी सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर आंखें नहीं हैं तो इस संसार में कोई रंग नहीं है। इसलिए हमारी मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसकी देखभाल के लिए देखिए पहला जो पॉइंट है, बहुत कम प्रकाश, बहुत कम एवं बहुत अधिक प्रकाश, बहुत कम एवं बहुत अधिक प्रकाश दोनों तरह का ही आँखों के लिए हानिकारक होता है। तो बहुत कम एवं बहुत अधिक प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। इसलिए हमें अधिक प्रकाश का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और बिल्कुल अंधेरे में भी हमें आंखों को गड़ोकर नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे नेत्र देखने की क्षमता खो सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुबह का सूर्य नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश तीव्र गति से आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें उसे सीधा नहीं देखना चाहिए। इससे हमारा रेटिना स्वच्छ मंडल या नेत्र लेंस क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रकाश पुंज बड़ा है, लेजर किरणों के द्वारा दिया गया है या प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, तो हमें ऐसे प्रकाश को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ को? इसके बाद देखिए नेत्रों। तीसरा जो पॉइंट है, आप अपने नेत्रों को, कोई वस्तु गिर जाती है तो रगड़ना नहीं चाहिए। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हम थोड़ा सा भी कुछ गिरता है तो हम तुरंत आंखों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में रगड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? स्वच्छ या साफ जल से धोना चाहिए। स्वच्छ जल से धोना चाहिए। आपको इन आँखों को स्वच्छ एवं ठंडे पानी से धोना चाहिए। बल्कि कोई वस्तु या कण या कोई पदार्थ अगर अंदर गिर गया है तो उसको निकालने के लिए स्वच्छ एवं ठंडे पानी से धोना चाहिए, बट रगड़ना नहीं चाहिए। चौथा जो बिंदु है, आँखों की उचित देखभाल के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी कि संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि संतुलित आहार में लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए के सभी अवयव उपस्थित होने चाहिए। सभी अवयव उपस्थित होने चाहिए। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमें आंखों की कमजोरी से बचाता है। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से? जैसे गाजर, समझ में आ रहा है? गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ जितने भी जैसे आम है, सिट्रिक्स अम्ल का मतलब है जो अम्लीय पदार्थ है, जैसे मौसमी, माल्टा, किन्नु, आम आदि जो पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थ, इनको हम सबसे ज़्यादा शामिल भोजन में करना चाहिए। इसके अलावा दूध, अंडे, मछली का भी भरपूर रूप से आपको संतुलित आहार में लेना चाहिए, जिससे हमारा
नेत्र दृष्टि कमजोर ना हो। यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा कि हम नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगले वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है चाक्षुक विकृति युक्त। चाक्षुक विकृति वाले, चाक्षुक विकृति का मतलब है अंधे लोग। चाक्षुक विकृति वाले व्यक्ति यानी अंधे, चाक्षुक विकृति वाले व्यक्ति क्या पढ़ सकते हैं? व्यक्ति पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा कि नेत्र दोष। नेत्र दोष का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि जो आंखों से अंधे हैं क्या वे लोग पढ़ सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, वे पढ़ सकते हैं। जिनका कोई मूल अंग कार्य नहीं करता है उसके विपरीत जो दूसरे अंग हैं उनको पर्यावरण के संपर्क में लाकर लोग अधिक विकसित कर लेते हैं और उनसे पढ़ पाते हैं, यानी दूसरी ज्ञानेंद्रियां विकसित कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, चाक्षुक विकृति वाले जो लोग पढ़ पाते हैं उसके लिए पद्धति दी गई है जिसे हम ब्रेल पद्धति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेल पद्धति। ये ब्रेल पद्धति 1932 को, सन 1932 को अपनाई गई थी। 32 को अपनाई गई थी। और इस ब्रेल पद्धति में क्या है बेटा कि इसके अंदर कुछ संकेतांक शब्द होते हैं जिनको हाथ से स्पर्श करके लोग पढ़ पाते हैं। इस ब्रेल पद्धति की खोज 1932 में हुई थी, यानी 1932 में इस पद्धति को अपनाया गया था। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रेल पद्धति क्या है। तो आप देखिए ब्रेल पद्धति क्या है। ब्रेल पद्धति, तो देखिए ब्रेल पद्धति क्या है। वर्तमान पद्धति जो है वो आप समझ गए, ये 1932 में अपनाई गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि पढ़ सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेल पद्धति में मोटे सांचे बने होते हैं जिनमें मुख्य रूप से मोटे मोटे अक्षर होते हैं जिन्हें ऐसे महसूस करके या स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपना जो टॉपिक था चाक्षुक विकृति वाले व्यक्ति पढ़ पाते हैं, तो वो कैसे पढ़ पाते हैं बेटा? चाक्षुक विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो आँख के अंधे होते हैं वे लोग लकड़ी के या किसी सहारे से आगे बढ़कर अच्छा देख पाते हैं और चल पाते हैं। तो वो किस लिए देख पाते हैं और चल पाते हैं कि वे दूसरे अंगों को इसके लिए विकसित कर लेते हैं। तो बेटा ये था आपका पार्ट नंबर 13 जो प्रकाश से संबंधित था। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल प्रकाश क्यों आवश्यक है या देखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो परावर्तन के नियम और मानव नेत्र, ब्रेल पद्धति, नेत्रों की देखभाल जैसे कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को बोर्ड से और वीडियो से सुनकर कॉपी में उतार के याद कर सकते हैं या सुनकर याद कर सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? बोर्ड 8वीं बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम है। आप अच्छे ग्रेडिंग के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। हम पूरे जितने भी पार्ट हैं उन सबको इस पर पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।